हेलो दोस्तों। तो आज से हम बैटल थ्रू द हेवंस के नॉवेल की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले की कहानी आपने एनिमे में देखी होगी। जैसा कि हमने देखा था, जियोयान मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से युद्ध करने के बाद भाग रहा था। उसी समय वहां यूनियन आने की वजह से उसके शरीर में जो यूशान ने अपने चिन्ह छोड़े थे उनका पीछा करके 3 बुजुर्ग उसके पीछे पड़े थे। तो उसके आगे की कहानी हम चैप्टर नंबर 372 से स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नेम है सडन अराइवल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। घने जंगल के भीतर जोयान ने अपने दांत जकड़ लिए और आकाश में यूनियन को गौर से देखा। वह जानता था कि जिस क्षण बाद वाला प्रकट हुआ उसकी स्थिति पूरी तरह से प्रकट होने की संभावना थी। बात बस इतनी सी थी कि उसे नहीं पता था कि ये औरत जो कभी उससे उलझ चुकी थी, आकाश में यूनियन जिनकी आंखें बंद थी ने धीरे धीरे उनकी आंखें खोली। उसने धीरे से अपनी नाजुक उंगली उठाई जो संघर्ष कर रही थी और थोड़ा कांप रही थी, और जियोयान की दिशा की ओर इशारा किया। जैसे ही उसकी उंगली ने उस स्थान पर इशारा किया, अंधेरे के भीतर से एक हल्की सफेद चमक अचानक बाहर निकल आई। यद्यपि श्वेत प्रकाश बहुत तीव्र नहीं था, यह निस्संदेह एक उज्जवल दीपक था जो इस पूर्ण अंधकार में मार्ग प्रशस्त कर रहा था। जैसे ही उसने अपने शरीर के भीतर से निकल रही फीकी सफेद चमक को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, जियोयान का दिल एक असहस की तरह था। वह धीरे से हंसा और अपना सिर उठा लिया। उसकी ठंडी निगाहें उस व्यक्ति को अपने शरीर को मोड़ने और दौड़ने से पहले आकाश में अनुपम लालित्य के साथ देखती रही। आकाश में यूनियन ने भी कमजोर सफेद रोशनी को स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपना सिर मोड़ा, जो इतनी ठंडी थी कि वह भावना से रहित थी। उसने एक दर्द महसूस किया जो उसके दिल पर दब गया था, क्योंकि उसका सुंदर चेहरा और भी पीला हो गया था। पीछा करो। अंधेरे से उठी फीकी सफेद रोशनी को देखकर तीनों बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी छा गई। उन्होंने एक भयंकर चीख निकाली और आकाश में जंगली हवाएं चलने लगी। जंगल के भीतर फीकी सफेद रोशनी का पीछा कर रहे थे 10 विशाल परछाइयां वध के लिए तैयार हो गई। यूनियन का शरीर बीच में लटका हुआ था। जंगल में सफेद चमक का तेजी से पीछा किया जा रहा था। उसका हाथ धीरे धीरे कस गया। उसकी लंबी उंगलियां उसकी हथेली में गहराई में चुभ रही थी। उसकी उंगलियों से कुछ लाल रक्त बहता हुआ नीचे टपक रहा था। मुझे माफ कर दो। वह रात के आसमान में अपने आप पर मजाक में हंसी, स्पष्ट रूप से यह जानते हुए कि पहले अपनी उंगली से इशारा करके उसने वास्तव में जियोयान की उसके प्रति किसी भी भावना को मार डाला था। हालांकि भले ही वह ऐसा करने के लिए बेहद अनिच्छुक थी, लेकिन एक संप्रदाय के नेता के रूप में उसकी स्थिति ने उसे हर समय अपने कर्तव्य की याद दिला दी। समय की लापरवाही किए बिना संप्रदाय का लाभ सबसे महत्वपूर्ण बात थी। वह जो छोटी उम्र से ही मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में पली बड़ी थी, उसके मन में इतने वर्षों के बाद तक यह विचार था, अगर यह बदलना चाहती है तो कहा जाना आसान नहीं था। जोयान की अभिव्यक्ति हरे रंग की थी, क्योंकि उसने सफेद चमक को देखा जो उसके शरीर के भीतर से अनियंत्रित रूप से निकल रही थी। आकाश में तेज हवा के दबाव की आवाज जो तेजी से फैल रही थी, उसके मुंह का कोना हिल गया। उसके कंधे थोड़े कांपने लगे और पर्पल क्लाउड विंग्स अचानक फट गए। एक पेड़ की शाखा के खिलाफ अपने पैरों के दबाव के साथ उसका शरीर हवा में उठ गया। उसके बाद उसके पैर की उंगलियां पेड़ों के समुद्र के खिलाफ दब गई और उसका शरीर एक सफेद रोशनी में बदल गया, जो तेजी से उसके ऊपर से गुजरा, जैसे कि वह सितारों और चंद्रमा का पीछा कर रहा हो। उसने अतीत में पर्पल क्लाउड विंग्स का उपयोग नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि उसका शरीर खोज लिया जाएगा। हालांकि उनकी स्थिति फिलहाल पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है, उसके लिए छिपना जारी रखना बेकार होगा। हालांकि उसने पहले ही अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया था, लेकिन उसके पीछे 3 मजबूत दबाव बल थोड़ा भी कमजोर नहीं हुआ। इसके बजाय यह मजबूत होने की प्रवृत्ति दिखा रहा था। पर्पल क्लाउड विंग्स जियोयान को उड़ने की क्षमता उपहार में देने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन उनकी गति वास्तव में डू-क्यू पंखों की एक जोड़ी की तुलना में कम थी। जियोयान, नन्हा साथी, आज रात आपके मरने का समय है। आपको लगता है कि आप मेरे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों को मारने के बाद बच सकते हैं? एक अंधेरा और ठंडा रोना जिसमें हत्या का इरादा था, हवा में उसके पीछे नहीं फूट पड़ा और पहाड़ के जंगल में गूंज गया। जियोयान ने उस रोने पर जरा भी ध्यान नहीं दिया,
जो पीछे से प्रसारित किया गया था। उसने तेजी से अपनी पीठ पर बैंगनी बादल के पंख फड़फड़ाए और उसका शरीर रात के आकाश में एक गिरते हुए तारे की तरह था, जैसे वह बिजली की तरह पेड़ों के समुद्र के ऊपर से उड़ रहा था। तेज गति से बने हवा के दबाव के कारण उसने पेड़ों के समुद्र के ऊपर एक लंबा निशान छोड़ दिया। उसकी आंखों का कोना उसके पीछे 3 बहने वाली रोशनी की ओर चला गया, जो कि तेजी से करीब होती जा रही थी और चिकोटी का विरोध नहीं कर सकती थी। जियोयान ने अपने दांत जोर से पीस लिए। उसके शरीर के भंवर के भीतर डू क्रिस्टल, जो एक उज्जवल प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था, थोड़ा कांप गया। नसों के साथ चलने से पहले उसके भीतर से शुद्ध तरल ऊर्जा की तरंगें निकली और तेजी से परिचालित हुई। अंततः उन्हें उसकी पीठ पर पर्पल क्लाउड विंग्स की जोड़ी में डाल दिया गया। ईंधन के रूप में इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करने पर बैंगनी क्लाउड विंग्स की जोड़ी से एक फीकी बैंगनी चमक धीरे धीरे दिखाई देने लगी। पंखों पर कुछ अजीब सी रेखाएं भी सामने आई। जैसे ही वे फड़फड़ाए, वास्तव में एक फीकी हवा और बिजली की आवाज थी जो कुछ भयावह दिखाई दे रही थी। पर्पल क्लाउड विंग्स पर इस अजीब बदलाव के दिखाई देने के बाद उसकी गति भी अचानक बहुत तेज हो गई थी। यह वास्तव में थोड़े समय के भीतर जियोयान और 3 मिस्टिक क्लाउड संप्रदाय के बुजुर्गों के बीच की खाई को थोड़ा बढ़ाने में सक्षम था। क्या इस आदमी की गति वास्तव में इतनी बढ़ गई? जियोयान के पीछे एक मिस्टिक क्लाउड संप्रदाय के बुजुर्ग ने देखा कि पूर्व की गति अचानक बढ़ गई थी। अनिच्छिक रूप से बोलने पर उनके हावभाव थोड़े बदल गए। साथ ही उनके शरीर से निकलने वाली सफेद रोशनी भी लगातार कम होती जा रही थी। ऐसा लगता है कि उस ऊर्जा तरंग को दबा रहा है। यूझोंग, चलो कुछ भी पीछे न रखे। यदि हम उसे एक बार फिर अपने हाथों से बच जाने दे तो हमें प्राचीन होने का क्या अधिकार है? वह बूढ़ा, उनमें जो सबसे बड़ा था, एक गहरी आवाज में बोला। हाँ, यह सुनकर अन्य 2 लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया। जैसे ही उनकी आवाज गिरी, प्रत्येक शरीर से 3 शक्तिशाली शक्तियां निकली। तुरंत डुक्यू पंख, जो मूल रूप से लगभग 5 फीट लंबे थे, अचानक से 10 फीट से अधिक लंबे होने तक फैल गए। पंख एक साथ फड़फड़ाए और हवा के माध्यम से गड़गड़ाहट गूंज उठी। तुरंत 3 आंकड़े अजीब तरह से उस स्थान से गायब हो गए जहां से वे थे, जैसे कि उन्होंने टेलीपोर्ट किया था। जब वे फिर से प्रकट हुए तो वे वास्तव में पहले से ही दसियों मीटर दूर थे। यह तो बुरा हुआ। तेज हवा की कान छिदवाने वाली आवाज जो उसके पीछे से आई थी, जियोयान की अभिव्यक्ति को बदल दिया। देखने के लिए उसकी आंखों का कोना तेजी से पीछे हट गया। वह यह जानकर चौंक गया कि 3 भूत जैसी आकृतियां वास्तव में उससे 20 मीटर भी दूर नहीं थी। घनी शाखाओं ने उसे चेहरे पर प्रहार किया, जिससे जियोयान की ठंडी हवा की कुछ सांसें धीरे से अंदर चली। हालांकि जब उनके पैर जमीन को छूते थे तो उनकी आंखें अचानक सिकुड़ जाती थी। अपनी धारणा से उसने अचानक महसूस किया था कि इस जंगली इलाके में दर्जनों अस्पष्ट क्यूज से जहां वह उतरा था। क्या मैं दूसरे पक्ष की योजना के लिए गिर गया हूं? उसके दिल में एक चौंकाने वाला विचार कौंधा। शरीर के तेजी से जियोयान के पास बसने से पहले अचानक बगल से एक परछाई निकली। एक हाथ से जियोयान का मुंह ढक गया। जियोयान, जी, यह मैं हूँ, घबराओ मत। जैसे ही जियोयान के शरीर में मौजूद डुक्यू उस व्यक्ति को उगलने और हिलाने वाला था जो उसके पास बसा हुआ था, एक नरम आवाज सुनी जा सकती थी। जब उसने यह जानी पहचानी आवाज सुनी तो जियोयान के शरीर में डुक्यू जो फटने वाला था अचानक सुस्त हो गया। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने शरीर के भीतर से निकलने वाली कमजोर सफेद चमक को एक आकर्षक रूप से उत्तम चेहरे को देखने के लिए उधार लिया, जिसमें कुछ चिंता भी थी। हाफी, परिचित चेहरे के कारण जियोयान शांति से राहत की सांस ली। उसने हैरान लेकिन मृदु स्वर में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी करो और निकल जाओ। चिंता न करे, मिस्टिक क्लाउड संप्रदाय के उन 3 बुजुर्गों को ओल्ड हाई द्वारा अस्थायी रूप से वापस रखा जा रहा है। यह जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला का नक्शा है। आप इसका इस्तेमाल जियामा साम्राज्य को छोड़ने के लिए कर सकते हैं। जल्दी करो और चले जाओ। इस स्थान के दक्षिण की ओर चले। जब तक आप एक जंगल से बाहर निकलते हैं और शहर में घुसते हैं, मिस्टिक क्लाउड संप्रदाय के लिए आपको पकड़ने की कोशिश में और अधिक कठिन समय होगा। याफी ने तेजी से अपनी स्टोरेज रिंग के भीतर से एक नक्शा निकाला, उसे जियोयान के हाथ में दबा दिया और वह तेज आवाज में बोल रही थी। यह सुनकर जियोयान चौंक गया। उसने अपना सिर उठा लिया और आकाश को देखा जो घने वृक्षों के आवरण से ढका हुआ था। वहां वास्तव में कई भयंकर ऊर्जा तरंगे भी थी। वह रात के आकाश में उत्सर्जित हो रही थी।
हाफी, मैं जियोयान कोई जानवर नहीं हूँ जो यह नहीं जानता कि दिए गए एहसानों को कैसे चुकाया जाए। मैं जियोयान उस दया को नहीं भूलूंगा जो आपने और ओल्ड हाई ने मेरे मरने तक दी है। यह ओल्ड हाई का मतलब हाइबोदोंग है। अगर यह जियोयान भविष्य में जियामा साम्राज्य में लौटता है तो मैं निश्चित रूप से इस दयालु को 100 गुना चुका दूंगा। जियोयान की गहरी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, जीजी का मानना है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो आप वास्तव में एक मजबूत व्यक्ति होंगे। यह निष्कर्ष है जिस पर मैं 3 साल पहले आया था। याफी ने मुस्कुराते हुए बोली। उसके नाजुक हाथ ने युवक के नाजुक और सुंदर चेहरे को छुआ जो एक चुभने वाली ठंडक से ढका हुआ था। ठीक है, जल्दी करो और निकल जाओ। मिस्टी मेघ संप्रदाय की उड़ान इकाई शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। इसके अलावा यून जल्द ही आ जाएगी। हाँ, जियोयान ने सिर हिलाया। उसने उसे नीचे किया और मोहक चेहरे को देखा। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया और हिंसक रूप से उसे गले लगा लिया। उसका चेहरा उसके मुलायम लंबे बालों में फैला हुआ था और उसके बालों की ताजगी भरी खुशबू को गहराई से अंदर ले गया था। उसने धीरे से कहा, हाफी, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपके किसी भी अनुरोध को तब तक अस्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं जियोयान इसे हासिल करने में सक्षम हूँ। याफी शुरू में चौंक गई जब उसे अचानक जियोयान ने गले से लगा लिया। उसके मोहक चेहरे पर तुरंत एक चमकदार मादक लाली उभर आई। जियोयान के शब्दों को सुनने के बाद उसकी आड़ू की फूल जैसी आंखों में एक चिढ़ाने वाली चमक उठी। उसने कोमल स्वर में कहा, यह तो तुमने कहा, एक महान व्यक्ति अपने वादों को नहीं ठुकरा सकता। जब तक मैं इसे हासिल कर सकता हूँ मैं जियोयान इसे अस्वीकार नहीं करूंगा, भले ही आप रानी बनना चाहे। जियोयान की पतली कमर को छोड़ा जो इतनी नरम थी कि साहसपूर्वक हंसने से पहले वह कमजोर दिखाई दी। जीजी को मुझे रानी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। याफी ने अपना मुंह ढक लिया और धीरे से हंस पड़ी। उसे तुरंत याद आया कि उन्हें समय के लिए दबाया गया था और जियोयान के सिर को थपथपाकर झट से उसे फटकार लगाई और आग्रह किया, जल्दी करो और चले जाओ। हाफी, अलविदा। ओल्ड हाई को यह बताने में मेरी मदद करे कि मैं जियोयान उनके आज के इस एहसान को तब तक नहीं भूलूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। जियोयान ने अपना सिर जोर से हिलाया। उसने टाल मटोल करना बंद कर दिया, अपने हाथों को याफी की ओर थपथपाया और तुरंत मुड़ गया। उसका शरीर बिजली की तरह काले जंगल के अंधेरे में चार्ज हो गया। याफी मूल स्थान पर खड़ी थी और उस आकृति के पीछे देख रही थी जो अंधेरे में फीकी पड़ रही थी। बहुत देर बाद उसने अनुपस्थित तरीके से आह भरी और धीरे से कहा, छोटे साथी, मैं आपकी वापसी की प्रतीक्षा कर रही हूँ। 3 साल पहले मुझे पता था कि यह छोटा सा जियामा साम्राज्य आपको नहीं रख पाएगा। आपकी प्रतिभा के साथ विशाल महाद्वीप ही एकमात्र मंच है जहां आप अपनी असली ताकत प्रदर्शित कर सकते हैं। फ्लाइंग यूनिट, जाओ और जियोयान को पकड़ लो। एक क्रोधित रोना अचानक आकाश में सुनाई दिया। जैसा ही रोना सुनाई दिया, रात के आकाश में उड़ते हुए जादुई जानवरों ने दसियों ने तुरंत आकाश में युद्ध के मैदानों की चारों ओर चक्कर लगाया और जंगल के भीतर तेजी से कमजोर सफेद चमक की ओर बढ़ गई। जंगल के भीतर याफी ने अपना सिर उठाया और उड़ने वाले विशाल जानवरों को ठंड से देखा। उसने अपना हाथ लहराया और ठंडे स्वर में रोया, छाया, गार्ड सुनो, उन्हें काट दो। याफी की आवाज अभी अभी गिरी थी जब आसपास के जंगल के अंधेरे से 10 साए अचानक बाहर निकले। उनकी डुबकी तुरंत उड़ गई और जंगल के इस हिस्से से सभी अंधेरे को लगभग दूर कर दिया। जब उसने अपने पीछे से दंगों की आवाज सुनी तो जियोयान ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसने मानचित्र को अपने भंडारण में विलय में रख लिया। वर्तमान में उसके शरीर के भीतर से जो सफेद प्रकाश उत्सर्जित हो रहा था वह यावलाओ की दमन के तहत पूरी तरह से गायब हो गया था। जियोयान की निगाह तेजी से सभी दिशाओं में चली गई। एक बार जब वह अपने बियरिंग्स को वापस ले लिया तो उसके पैर की उंगलियां धीरे धीरे से जमीन पर दब गई और उसका शरीर एक तीर की तरह विस्फोटक रूप से आगे की ओर चला गया जो धनुष की डोरी को छोड़ गया था। शू, भागती हुई आकृति बिजली की तरह लगभग 100 मीटर की दूरी तक आगे बढ़ी। अचानक जियोयान की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसके पैर एक पेड़ की शाखा पर टिके हुए थे और आगे गिरने पर उसका शरीर सीधा था। उसने तुरंत 360 डिग्री का मोड़ लिया। उसने अपने शरीर को घुमाया और तेजी से एक पेड़ की शाखा पर जा गिरा। जियोयान पेड़ की टहनी पर खड़ा हो गया
और उसने जंगल के किनारे को बर्फीली ठंडी आंखों से देखा। उस स्थान पर एक चांद श्वेत लबादा धीरे से फड़फड़ा रहा था। एक खूबसूरत चेहरा, जिसे बेजोर खूबसूरत कहा जा सकता था, इंतजार कर रहा था। जियोयान की निगाह ठंडी थी और वह चेहरे पर बह रही थी। उसने अचानक अपनी मुट्ठी कस ली। अंतिम व्यक्ति जो उसे रोकने के लिए प्रकट हुआ था, वह चौंकाने वाली